सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मैं एंथोनी का सेट नंबर 5, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अनबॉक्स करा था। और इसका मैंने कहा था कि मैं इसको तुरंत पढ़ूंगा, और मैंने ऐसा करा भी। मैंने कल ही पढ़ा था इसको। तो मानव शुर आदि औरत, ये एंथोनी और शक्ति की 2 पार्ट की सीरीज है। इसके अंदर खोद कब्र और जानलेवा, ये भी 2 पार्ट सीरीज थी। और इसके अंदर 4 पार्ट का एक सीरीज था इसमें, मेरे पापा वाला, जिसकी सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है। प्रोफेसर जांडाल पार्ट नंबर 1, फिर मेरे पापा पार्ट नंबर 2, फिर गलियां सुनसान पार्ट नंबर 3, एंड डॉन पार्ट नंबर 4। तो एक बात तो मैं पहले बोल दूं कि इसकी प्रिंटिंग वगैरह जो हुई ना, बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। मतलब ये एक्चुअली मेरे वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है। बट क्योंकि एंथोनी एक मतलब सेकंड या थर्ड ग्रेड में आता है कैरेक्टर्स में, तो नागराज और ध्रुव की तरह इनके रिप्रिंट तो कभी होते नहीं है। ये बुक मेरे पास बचपन में थी, बहुत ही मतलब कटी फटी हालत में थी, बट थी। मेरे पापा और मेरे भगवान, ये 2 किताबें मेरे पास थी। और जिसमें से मुझे मेरे पापा ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इसका ये 1998 की थी। मेरा भगवान शुरुआत की कॉमिक्स थी, जिसमें आर्ट वगैरह अच्छा नहीं था। धीरज उरावजी ने इन सब के कवर बनाए। और धीरज उरावजी 1998 में, जो जिसको हम शक्ति वर्ष बोलते हैं, जब कोबी और भेड़िया आई थी, जब शक्ति की कॉमिक्स आई थी, बाम्बी वगैरह, थोड़ा थोड़ा डिजिटल कलरिंग में हाथ वो आजमा रहे थे। तो उनके बनाए हुए कवर्स वगैरह में आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट नज़र आता था, जो कि काफ़ी अच्छा लगता था, जो इसमें जो इफेक्ट वगैरह यूज़ करते थे। तो मैंने जैसा कि अनबॉक्सिंग में भी बोला था, फिर से बोलूँगा कि ये बुक मेरे पास हमेशा थी। और इसका नेक्स्ट पार्ट मुझे हमेशा पढ़ना था, जिसका नाम था गलियां सुनसान। और मुझे वो कभी मिला नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि इसमें एक्चुअली 4 पार्ट्स है। मैंने इतना कभी मुझे पता नहीं था। तो फाइनली मेरे हाथ में है ये आज 2024 में। प्राइस बहुत ज़्यादा है इनकी, 100, लेकिन हाँ, प्रिंटिंग बड़ी अच्छी हुई है। और मैंने आपको अभी जस्ट एक मैंने ये जो सिल्वर जुबली जो एडिशंस हैं, इनका भी एक मैंने वीडियो दिया था। और मैंने आपको वहाँ पे भी क्लियरली कंपेयर करके बताया था कि इनकी प्रिंटिंग के सामने ये कुछ भी नहीं है। मतलब कहने को तो ये खुद कलेक्टर एडिशन है, संग्राहक संस्करण है। और ये पेपर बैग और जनरल एक रेगुलर कॉमिक्स कहलाते हैं। इवन इनके जो पेपर बैग आए थे, वो 180 रुपये गए थे, 96 पेजेस के। और ये जो है, ये एक्चुअली सिर्फ 32 पेज के हैं, 100 रुपये के। और ये एक बहुत ही कॉस्टली, मतलब 600 रुपये का कलेक्टर एडिशन है, जिसमें तमाम तरीके की ये सब करा गया है। स्पॉट यूवी, ये जो ग्लास कट, और जो बोलते हैं ना, जो सिल्वर ग्लाइडिंग गिल्डिंग और सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी इसकी प्रिंटिंग के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब इन बुक्स की प्रिंटिंग ऐसी हुई है कि आप ये देखो, 32 पेज की बुक्स आती थी पहले 1998 में, तब उनमें एक पिन लगी हुई होती थी। मतलब स्पाइन कभी नहीं होती थी, स्पाइन होती थी 64 पेज की कॉमिक्स में। और जो बनाई है स्पाइन, देखो जो पेज वगैरह यूज़ किया, आप इनकी थिकनेस देखो। तो मैं खुद ही इनको देख करके सरप्राइज था। मतलब मैंने तो ली इसलिए थी क्योंकि कभी ये प्रिंट हुई नहीं थी। तो मनोज गुप्ता जी डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कि नागराज, ध्रुव, डोगा वगैरह, उन्होंने पूरी लाइब्रेरी कंप्लीट कर दी है। तो ये इन पे हाथ आजमा रहे थे। और ये ऐसे कैरेक्टर होते थे जिनकी कॉमिक्स कलेक्ट करने का मन कभी नहीं करता था। बट मैं आपको अपने क्लियरली बता रहा हूँ, इवन इसकी ओरिजिनल शायद मेरे पास रखी भी होगी, कि बहुत अच्छी प्रिंटिंग, ये इवन बेटर देन ओरिजिनल है। और इतनी पता नहीं क्या इन्होंने, क्या टेक्निक आजमाई है कि आपको ये ना प्रिंट, आपको देखो ऐसे फील होगा, आप इस देखोगे ना, आपको स्पोर्टिव की तरह फील होगा। तो बहुत मतलब जितना बेस्ट, मुझे मुझे लगता नहीं इससे बेस्ट मैंने प्रिंटिंग कभी बुक्स की देखी हो। तो डेफिनेटली कॉस्टली है, और मैंने अवॉइड भी किए थे। सिर्फ इसी सेट की वजह से मैंने पूरे बहुत सारी अनबॉक्सिंग करी थी, कल परसों आप देखना। तो खैर, मैं फिर इस पॉइंट पे आता हूँ, स्टोरी पे। तो अब आपको लगेगा कि 4 पार्ट्स एक साथ कैसे पढ़ लिए। तो लेट मी टेल यू कि नागराज और ध्रुव में ये 96 पेजेस, 128 पेज, 64 पेज एक आम बात थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक्चुअली ये 4 पार्ट है तो सही, बट अगर आप टोटल पेज काउंट करोगे 32 के हिसाब से, तो 128 पेज होते हैं। और फिर उसमें से ऐड आप माइनस कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है। अगर आप कोहराम, जलजला, विध्वंस 128 पेज वाली कॉमिक्स पढ़ने आदी है, तो ये 4 पार्ट कुछ भी नहीं है। पर क्योंकि उस जमाने में इन कैरेक्टर्स को कोई परचेज नहीं करता था, तभी 8 रुपये की आती थी, 8 रुपीज़, 8 रुपये की। और 64 पेज की 16 रुपये की। तो 16 रुपये की जो प्राइस पे कर सकते थे हम लोग, वो केवल नागराज, ध्रुव, डोगा वगैरह के लिए करी जा सकती थी। इन कैरेक्टर्स की नहीं करी जा सकती थी। इनके भी आते थे विशेष अंक, इनको विशेषांक बोलते थे, जैसे कॉमिक्स विशेष अंक लिखा होता था। यहाँ पे सिर्फ कॉमिक्स लिखा होता था। कॉमिक्स मतलब 32 पेज, 8 रुपया। और 1999 तक ये दौर चला था। ये 2000 में जाकर के ये 10 रुपये की हुई थी। इसकी मैंने एक कुछ आई थी, पता नहीं एंथोनी की एक आई थी, क्रो क्रो करके, कौवा कौन, ये कौवा कौन, ऐसा कुछ करके आई थी। तो खैर, फिर से बता दूं, तो ये इस रीजन से 32 पेज ही निकाली जाती थी। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी। 4 पार्ट की, चारों मैंने एक साथ पढ़ ली है। और चारों में ही मतलब क्वालिटी, मतलब कहीं से कुछ है ना, ये आपको निराश नहीं करती है बुक। मतलब जितनी अच्छी प्रिंट हो सकती है इन्होंने करी है, और बहुत अच्छा लगता है इसको देख करके। और एकदम ओरिजिनल फील आती है। बस एक ये एक मोहर इन्होंने नहीं लगा रखी है, और थोड़ा सा यहाँ पे अपने क्रेडिट वगैरह डाल रखे हैं। तो प्रोफेसर जान डाल में शॉर्ट में स्टोरी ये है कि प्रोफेसर, नाम देखिए जान डाल, मतलब ये क्या करते हैं, मुर्दों में जान डालते हैं। इनको टेक्निक आती है। और इनका थोड़ा सा साइंटिफिक इसमें डाल रखा है कि जब भी किसी की डेथ होती है, एक्सीडेंट या कुछ भी,
एक कुछ टाइम के लिए आत्मा उसके आसपास एक चक्कर निकालती है। तो ये क्या करते हैं, बस उस टाइम में अपने किसी टेक्निक वगैरह से, किसी यंत्र से उस आत्मा को कैप्चर करके फिर से डाल देते हैं। तो ये एक तरीके से एक ऐसी टेक्निक थी जिसका एक गुड यूज़ भी हो सकता था और बैड यूज़ भी। लेकिन ये क्या करता है कि प्लान करके बहुत ही जो सुपर रिच लोग होते हैं उनको पहले तो उनका उनका प्लान करके एक्सटेंड करवाते हैं और फिर बाद में उनके घर वालों से कॉन्टेक्ट करके उसमें जान डालने के पैसे लेते हैं। तो किसी से 10 करोड़, किसी से 20 करोड़, इतने ज़्यादा जो उस ज़माने में 1998 की कॉमिक्स है। तो जिससे 10 करोड़ मांगते हैं वो बोलते हैं मैं आपको 20 करोड़ दूंगा अगर आप इनको जिंदा कर सकते हो, क्योंकि वो सुपर रिच होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें इसमें तीन चार एक ऐसे इंसिडेंट्स डाल रखे प्रस्तावना की तरह। और उसमें जो लास्ट का जो इंसिडेंस होता है ना, वो जो लड़की होती है जिसके पेरेंट जिंदा हो जाते हैं, पापा, वो एक्चुअली मारिया की फ्रेंड होती है। मारिया कौन है? एंथोनी की बेटी का नाम मारिया है। और उस लड़की का नाम होता है रैना। तो रैना उसको बता देती है मारिया को कि मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं और एक अंकल को मैं जानती हूँ वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मम्मी ने सीक्रेट बताने से मना करा है, लेकिन वो बता देती है इसको। और यही इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से छोटा था मेरे पापा। हालांकि मैंने ये बुक पहले नहीं पढ़ी थी, प्रोफेसर जांडाल, मैंने सिर्फ मेरे पापा ही पढ़ी थी। तो और जब मेरे पापा पढ़ी तो मुझे प्रोफेसर जांडाल की कमी महसूस नहीं हुई थी। इसमें देखिए शॉर्ट में है ना, एक्चुअली फ्रेम जो होते हैं ना उसके कॉर्नर तिखे होते हैं। तो स्टोरी में जो ये स्क्वायर स्क्वायर बने होते थे, लेकिन जिसके कॉर्नर ऐसे राउंड होते हैं ना, खूनी खानदान वगैरह में देखा होगा, बैक स्टोरी बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें प्रोफेसर जांडाल की बैक स्टोरी बता रखी थी। अच्छा, चारों के अंदर सुरेश डिगवाल जी का चित्रांकन है। चारों किताबों में कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। देखिए अब ये टीम है पूरे में। लेखक तरुण कुमार वाही हैं, सहयोग विवेक कुमार है, चित्र सुरेश डिगवाल जी के, इंकिंग विनोद जी की है, और वही सुनील पांडे जी के लिखावट वगैरह कितनी खूबसूरत है, देखिए बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो इसमें एक है ना, ये अच्छी बात उस जमाने में, अब तो संभव ही नहीं है। आज के ज़माने में एक बुक कोई और बनाता है, दूसरी कोई और बनाता है। अभी सभी सीरीज़ का कबाड़ा कर रखा है, अभी जो नए जो पब्लिशर वगैरह है, कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। चारों के अंदर देखो कवर धीरज वर्मा जी के, चारों के अंदर चित्रांकन सुरेश डिगवाल जी का, चारों के अंदर विनोद जी की इंकिंग, सब कुछ एकदम ऐसा लगता है एक ही चीज़ पढ़ रहा है, मज़ा आता है। तो मेरे पापा में ये चीज़ बात आगे बढ़ती है। और ये बच्ची जो मारिया है वो प्रोफेसर जांडाल से कांटेक्ट करती है। वो अपने गुल्लक के सारे पैसे ऑफर करती है। ये मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, मुझे ये लाइन अभी भी याद है कि आप मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो पर कुछ ऐसा कर दो कि जिंदा हो जाए मेरे पापा, इसी पे आया है। डेफिनेटली वो उसकी हेल्प करता है और जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो इनमें जो 4-5 इंसिडेंट्स हुए थे ना, उनमें एक बात ये आती है कि जो लोग ज़िंदा होते हैं उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है। मतलब वो पहले जैसे लोग रहते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और हिंसक, क्रूर अगर अजीब से बन जाते हैं वो। ये इसमें एक छोटी सी बात पॉइंट आउट हुई थी। और जो इंस्पेक्टर इतिहास एक और कैरेक्टर है, मतलब एक्चुअली जो एंथोनी है उसकी वाइफ का नाम है जूली, बेटी का नाम है मारिया। और वो जूली ही शायद सजा करके एक कैरेक्टर और है, उसका भी कुछ कैरेक्टर पहले कभी आई होगी स्टोरी। और इतिहास जो है वो इनकी फैमिली की हेल्प वगैरह कर रहा होता है, ऐसा कुछ सेटअप होता है इनकी स्टोरीज़ का। एंथोनी ने एक म्यूजिशियन होता है, क्रो संगीत बनाता है, क्रो और उसमें जो है ऐसी कोई इंस्टीट्यूट, वो म्यूजिक काफ़ी हिट हो जाता है और जो म्यूजिक कंपनीज वगैरह होती है कुछ षड्यंत्र करके इनको मरवा देती है। और ऐसा कुछ घटना चक्कर चलता है कि अब जब भी कोई मजलूम पुकारता है तो एंथोनी कब्र फाड़ के हमेशा वापस आ जाता है। तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और हर रात को बाहर निकल जाता है, दिन में वापस चला जाता है और अपनी बेटी से भी मिलता रहता है। लेकिन ये बात उसकी वाइफ जूली को नहीं पता, क्योंकि वो जूली को सिर्फ वो बेटी बोलती है कि मेरे पापा मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन वो यकीन नहीं करते, वो सोचते हैं कि बच्चे को इल्यूजन हुआ होगा। इस तरह से स्टोरी लाइन चलती है इसकी। तो खैर इसमें भी ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रोफेसर जान डाल देता है इसमें, और इस बार भी कवर फाड़ करके मुर्दा बाहर आता है, लेकिन रेगुलर वे में नहीं आता। और ये प्रिंस एक कौवा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंथोनी की कॉमिक्स का। तो आ जाता है बाहर एक रेगुलर इंसान के रूप में, और उसका बिहेवियर बड़ा बुरा हो जाता है। बच्चे बच्चे को डांटना है, बच्चे को थोड़ा सा घर पे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करना है, मतलब बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। मैंने क्रो संगीत ही बजाता है लेकिन वो बहुत कर्कश हो जाता है। और फिर जो स्टोरी जब शुरू में हुई थी, जब म्यूजिक कंपनी ने षड्यंत्र करा था, तो अब ये एंथोनी जो है वो म्यूजिक कंपनीज के पास जाता है कि अब वो उसका रिकॉर्ड करेगा, और जो नहीं रिकॉर्ड करेगा उसको वो हिंसा वगैरह करता है। यहाँ पे एंथोनी पिटता है इस एक ब्लू वर्कर नाम के गुंडे से। गुंडा नहीं होता, वो देखते बॉडी गार्ड या बाउंसर टाइप का होता है म्यूजिक कंपनी का। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है कि रात के समय में एंथोनी की शक्तियाँ सक्रिय होती है, दिन के समय में नहीं, और दिन के समय टकरा जाता है। तो एक बुल वर्कर उसको मार ही रहा होता है कि प्रोफेसर जांडाल उसको पकड़ के ले आता है, वो कि तुमने दिन में टकराने की गलती क्यों करी। ये है बुल वर्कर, और कि मैंने उसके लिए तुम्हें, बुल वर्कर को तुम्हारे लिए जिंदा छुड़ा है। आगे बढ़े गलिया सुनसान, और ये मेरे को कभी मिली नहीं बुक नेक्स्ट। तो अभी मेरे हाथ में है गलिया सुनसान, पढ़ ली। वही स्टोरी कंटिन्यू होती है। रात के समय जाता है, एंथोनी उसको मारता है, वो अपना बदला लेता है जो कुछ है, और बहुत ज़्यादा हिंसक बन जाता है। बैंक लूटता है, पार्टीज करता है, और अपनी वाइफ अगर वो बोलता है कि तुम अब जो है अच्छे से रहना शुरू करो, है ना, कॉस्टली कपड़े पहनो वगैरह। तो वही जूली को और उसकी बेटी मारिया को थोड़ा ये इसका बिहेवियर ठीक नहीं लगता। और धीरे 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 स्टोरी जब आगे प्रोग्रेस करती है तो उनको रियलाइज़ होता है कि पापा का जो नेचुरल जो डेथ हो गई ना, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और अगर हम नेचर के रूल्स को तोड़ेंगे
तो वो ठीक नहीं रहेगा। मतलब ये बात उसकी बेटी को समझ में आती है। एक्चुअली स्टोरी का एक मूल ये है। लास्ट में ये होता है कि जो प्रोफेसर जांडाल वगैरह बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी फिर जो कुछ एक माफिया डॉन वगैरह ज़्यादा ताकतवर होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम हो ठीक है, लेकिन जो है उस डॉन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसमें फिर ये एंथोनी डॉन भी बन जाता है और प्रोफेसर जांडाल को भी लास्ट में मार डालता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन धीरे-धीरे इंस्पेक्टर इतिहास है, जूली है, प्रिंस है, और जो सारे मारिया वगैरह, उन सबको समझ में आती बात ये। और प्रोफेसर जांडाल जो इनको जिंदा करता है एंथोनी को, वो एक देखिए प्रोफेसर जांडाल भी डेथ हो जाती है उसकी भी। और एक हीरा सा होता है, कोई डायमंड सा, उसमें उसकी वजह से होता है। तो अंत में मारिया ही उस डायमंड को तोड़ देती है। मतलब इस स्टोरी का सार यही है एक्चुअली, कि मारिया जो बेटी थी एंथनी की, उसका ये था कि उसके पापा जिंदा हो जाए, और जिंदा होते भी हैं। मतलब हर जब भी कोई अपराध वगैरह होता है, तो वो कब्र फाड़ के बाहर आते हैं और अपराध का विनाश करते हैं। एक तरीके के सुपर हीरो है वो, लेकिन जॉनर अलग है, थोड़ा हॉरर टाइप का है। उसके अपराधी थोड़े उस टाइप के होते हैं, और रात को ही आ सकता है, बेटी से मिलता भी है, लेकिन उस वे में नहीं मिल पाता। जब उसकी बेटी को बात समझ में आती है कि बस हो गया जो हो गया, जो हमें और भी किताबों में देखने को मिलती है, हैरी पॉटर की स्टोरीज है या कोई भी है, कि भाई एक बार डेथ हो गई जो हो गई। एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे तरीके से जो डेथ होना इतना बुरा नहीं है, जितना कि अ, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदा रहना है। जैसे कि कई तुम बर्ड फ़िल्म में भी दिखाया गया है, हैरी पॉटर में भी जो डंबलडोर वगैरह डेथ होती है, वो भी यही सिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें यही होता है लास्ट में, मतलब एक्चुअली इसमें अच्छा दिखाया है कि लास्ट में उस हीरे को तोड़ा मारिया नहीं। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये ऐड एक है, इतना खूबसूरत ऐड है ये देखो। इसमें ये एक टैटू स्टिकर का ऐड है, लेकिन ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अनुपम जी का बनाया, नागराज वगैरह, परमाणु है, जो ध्रुव वगैरह, उनकी पोज है, ब्लैक कैट है, फरसा है, सुपरनोवा है, अंदीमोत वाला। तो ये पेपर मुझे मिला था एक बार, मैंने आपको पुरानी में भी स्टोरी शेयर करी थी। और ये मैंने अलग अलग काट के रखे थे, इसको ब्लेड से काटा था अच्छे से। एक एक कैरेक्टर को मैंने अलग कर लिया था। जैसे ध्रुव के देखो जूते, सोल भी मैंने कट कर ली थी। और इस ऐड को मैंने हमेशा ढूंढा, मुझे पता नहीं कहाँ से मुझे मिला था ये, मैंने कभी ये बुक देखी भी नहीं थी। और उस तक किसी और बुक में भी, इस सेट की जो बुक्स हैं, इनमें ये आया होगा, इनमें आया होगा ये वाला। कौन बड़ा जिला तो है मेरे पास, उसमें तो नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं आया होगा, तो मैंने देखा ही। और उसको मैंने हमेशा तलाश करी। मैंने उसके बाद कॉमिक्स से जुड़ा, मतलब कॉमिक्स से जुड़ने से पहले मुझे ऐड मिला था वो। और इतना आगे बढ़ गया, सब किया, लेकिन आज तक कभी वो ऐड मुझे देखने को ही नहीं मिला। पूरी 2004 से लेके कितनी मैंने कलेक्ट करी, 90 से लेकर के अब तक 20 हो गया। 2024 में पहली बार जब ये रिप्रिंट हाथ में आया, तब जाके इस ऐड को मैंने देखा। तो ये भी मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और ये मुझे लेना ही था। मैंने जय जोसेफ को बोला था, मुझे यार ये, अगर ये जीके पे लिस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो मैं कहीं और से लूँगा, लेकिन मेरे पापा वाला सेट तो मुझे चाहिए। और ये एक ज़बरदस्त सेट मुझे लगा था। मेरा जो रियल नॉस्टैल्जिया वो 1990, मैं कई बार ज़िक्र कर चुका हूँ, 97 और 8 वाला है या 9 वाला है। तो ये सब बुक्स उसका हिस्सा रही हैं हमेशा से। तो खैर, तो ये स्टोरी इस तरीके से एंड होती है, प्रॉपर वे में वो उसकी डेथ हो जाती है। और एक सवाल छोड़ जाती है वो डेथ की, यार अब ये प्रॉपर वे में जब डेथ हो गई है एंथोनी के, वापस आएगा कि नहीं आएगा रेगुलर वे में। लेकिन इसमें लास्ट दिखाता है, हाँ वो आता है। फिर से जब मारिया पुकारती है, वो आता है और बिल्कुल अच्छे से अपनी बेटी से बात करता है। और इस तरीके से जो है और प्रोफेसर जांडाल के मरने के बाद में जो अननेचुरल तरीके से लोग जी गए थे, वो भी मर जाते हैं। इस तरह से कहानी का ये एंड होता है। इसके बाद मुझे, क्योंकि पहले आइडिया नहीं था, मैं तो लिस्टिंग करता था, तो मुझे लगा था खोद खबर भी इसका ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानलेवा खोद खबर अलग है। ऐ मानुष आदिवर्त में पढ़ना चाहता हूँ, देखूंगा। और इसमें सभी में ना, आई थिंक थीम सभी में वही है। आई थिंक इसमें भी सुरेश डिगवाल जी का ही काम है। और ये मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए भी लगी थी, विनोद कुमार जी की इंकिंग है ना, थोड़ा सा आपको रिलेटेबल बनाती है। मतलब अनुपम सिन्हा जी के काम पर भी विनोद जी की इंकिंग वगैरह मिलती थी। बहुत ही अच्छी सीरीज मुझे लगी। और जो भी, मतलब जिस भी कंडीशन में प्रिंट वगैरह करा है, मतलब एक अच्छा डिसीजन है इसको लेना। और ये कहीं नहीं दिखती है, ये जो बिग साइज वगैरह प्रिंट हो रही है ना, इनकी प्रिंटिंग के आगे ये कहीं नहीं दिखती। अगर इस साइज, मतलब इनकी अलग ही प्रिंटिंग है, इनकी अलग प्रिंटिंग है। काश ये भी इसी इसी तरीके से होगी। देखो इसका इसका कवर देखो क्या दिख रहा है, अब यहीं से इसको कर सकते हो, वो बात ही नहीं है इसमें। तो वो आई होप आपको भी मेरा ये 4 पार्ट की जो सीरीज है, प्रोफेसर जांडाल, मेरे पापा, गलिया सुनसान और डॉन, वो पसंद आया होगा। और ये है एंथोनी सेट नंबर 5, जिसमें कि 4 बुक्स और हैं। और ये भी काफ़ी अच्छी होंगी मुझे लगता है। शक्ति वर्ष जब आया था 1998 में, तो हर कैरेक्टर के साथ में शक्ति का टकराव होता था। जैसे नागराज के साथ बाम्बी से शुरुआत हुई थी, ध्रुव शक्ति ध्रुव के साथ में, परमाणु के साथ में परमाणु शक्ति कॉमिक का नाम था, डोगा के साथ में डोगा शक्ति। इन दोनों को मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। और ये देखिए आपके सामने मानुष और आदि औरत, ये एंथोनी शक्ति। हालांकि इस पे सिर्फ एंथोनी लिखा हुआ है, इस पे शक्ति एंथोनी लिखा हुआ है। और ये एमानुष का नेक्स्ट पार्ट है आदि औरत। तो ये भी मैं पढ़ना ही चाहूंगा इसको भी, कि किस तरीके से क्या हुआ था। ये भी मतलब एक सेट नंबर 5 मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और सभी के अंदर धीरज जी का काम है। धीरज जी ज़्यादातर नोवेल्टीज या पोस्टर वगैरह में काम करते थे, अच्छा लगता था। इसमें किसने बनाया है, जान ले खुद कबूल में, अच्छी स्टोरीज है। हम्म, सुरेश डिगवाल इंकिंग, लेकिन बिट्टू और तौसीफ ने की। और ये तौसीफ आगे जा करके, जैसे ये कौवा कौन वगैरह जो था ना, उसमें उन्होंने बकायदा चित्रांकन करना शुरू कर दिया था।
सभी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी खासियत हुआ करती थी एक ज़माने में, चाहे तिरंगा हो, चाहे ये कुछ हो, लेकिन बाद में ना बड़ा कचरा कर दिया था। बाकी नागराज ध्रुव डोगा छोड़ के बाकी सब कचरा बुक्स आने लग गई थी। वैसे जानलेवा में ना ये ऐड थोड़ा में उटपटा है, मतलब ये महायुद्ध गाइड इसमें होना नहीं चाहिए था। कहीं से भी उस समय नागिन वगैरह आ रही थी, महायुद्ध सन 2000 में आई थी। तो ये थोड़ा सा गलत मिसप्लेसमेंट वगैरह हो गया था प्रिंटिंग पर, फिर काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको ये मेरा 4 बुक्स का रिव्यू आई होप पसंद आया होगा। और अगर ये कभी से कलेक्टर एडिशन यदि बनता भी है तो उसका नाम मेरे पापा ही रखना चाहिए। अगर नया आर्ट बनाए तो इट्स ओके, बट अगर पुराना आर्ट यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से उसके अंदर फ्रंट कवर ये होना चाहिए और बैक कवर उसका ये बनना चाहिए, है ना। बाकी ये 2 कवर उस लायक नहीं है, मतलब उसमें करे जाए अंदर तो खैर ऐड करना ही चाहिए। तो मेरे पापा का अगर आता ना, मतलब डेफिनेटली फर्स्ट कॉमिक्स ये है, बट इसका नाम सीरीज का हमेशा होना चाहिए मेरे पापा, और कवर ये वाला होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।